जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज का लगातार 24वां लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित क्वेश्चंस देखे थे पार्ट 1 के अंतर्गत। वे क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में मध्य प्रदेश में आ चुके थे और आज हम उसी लेक्चर का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके माध्यम से आपका मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आपका बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल के साथ प्राप्त हो और आप उसको एग्जाम में लगा के आ सकें। क्लियर? तो आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निमाड़, विमर, जापर या नर्मदा। याद रखिए उसे हम कहते हैं निमाड़। और ये क्षेत्र थोड़ा ऐसा समझें कि नर्मदा घाटी ये है, इसका पूरा इलाका विंध्यन, और विंध्यन के हम दक्षिण में जाएंगे तो ये इलाका मिलेगा, इसको आप कहते हैं सतपुड़ा। और सतपुड़ा के अगर हम पश्चिम में जाएंगे दोस्तों तो यहां पर आ जाता है आपको एरिया कौन सा? निमाड़। और निमाड़ को आप दो भागों में बांटकर देखते हैं, एक होता है पश्चिमी निमाड़ और एक होता है दोस्तों पूर्वी निमाड़। अब यहाँ पर पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ की बात करें तो इसको हम कहते हैं खंडवा और इसको हम कहते हैं खरगोन, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं ना वो एग्जाम में इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि निमाड़ में पूर्वी निमाड़ क्या है और पश्चिमी निमाड़ क्या है। तो याद रखेंगे पूर्वी निमाड़ जो है खंडवा है और पश्चिमी निमाड़ जो है वो खरगोन है। दोनों ही शहर जो है नर्मदा के तट पर है। खंडवा को जहां मानधाता की नगरी के नाम पे जानते हैं, वहीं खरगोन जो है वो महेश्वर के नाम से यहाँ पर इंपॉर्टेंट जगह भी आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो चलिए ये उत्तर है आपका निमाड़, और निमाड़ दो भागों में विभाजित है, वो भी आप लोगों को पता चल गया है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज्यादा लेवल पर होती है, याद रखिए, और इंपॉर्टेंट कपास उत्पादन की दृष्टि से दोनों माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। ऑप्शन है आपके भोपाल से, दुर्ग से, उज्जैन से या सिंगरौली से। दोस्तों याद रखिएगा सिंगरौली से आपके देश में जो मध्याह्न है प्रमुख मानक समय रेखा वो गुजरती है। कहां से? सिंगरौली से। ध्यान रखना है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानते हैं। क्लियर? 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर की रेखा है उसको हम भारत की मानक समय रेखा मानते हैं, जो कि मिर्जापुर यूपी से गुजरती है। इसके पास में जगह कौन सा है दोस्तों? तो विंध्यावासिनी, याद रखिएगा विंध्यावासिनी धाम जो यहाँ पर है, और अमरावती चौराहा है, यहां से ये रेखा गुजरती है, खींची गई है। और ये रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, कहां से? सिंगरौली वाले जोन से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के 5 राज्यों पर यह रेखा गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश भी है, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है। इससे ही हम भारत के समय का निर्धारण करते हैं। याद रखिएगा भारत के समय का जो निर्धारण होता है वो इसी के आधार पर होता है। अगर हम देखें दोस्तों तो वैश्विक स्तर पर जो 0 डिग्री की देशांतर है ये समय निर्धारक रेखा के तौर पर जानी जाती है, जो कि लंदन जो है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। बराबर, ग्रीनविच में जो वेधशाला है वहां से गुजरती है, इसलिए इस 0 डिग्री की देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। और यहां से आप समय का कैलकुलेशन करते हैं, यहां से हम पूरब की तरफ आते हैं तो जो 82.5 डिग्री की जो लाइन होती है ना, ये भारत से ऊपर से गुजरती है। और ये इसका अंतर देखें दोस्तों, याद रखिएगा इसका हमारे यहाँ पर 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि लंदन के टाइम पे और भारत के टाइम में कितने घंटे का अंतर होगा? तो 5.5 घंटे का अंतर है। मतलब ये कि वहां की तुलना में भारत में लगभग 5.5 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है और वहां पर 5.5 घंटे बाद सूर्य उदय होगा। इसीलिए जब भी आप लोग क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो वहां दोनों के टाइम में आपको अंतर देखने को मिलेगा। बराबर है? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? ऑप्शन है दोस्तों इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर, महाकाल मंदिर उज्जैन और उपयुक्त सभी। ये प्रश्न जो है वो डेयरी फेडरेशन भर्ती परीक्षा में 2016 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार का प्रश्न आया था और आपका उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में हम बात करें तो इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर भी एक पुराना स्थल है, मांडू शहर ऐतिहासिक स्थल, जिसको हम सिटी ऑफ जॉय मध्य प्रदेश का आनंद की नगरी के नाम से जानते हैं, किलों का शहर है ये। और महाकाल मंदिर उज्जैन में कौन ही होगा जो इसको नहीं जानता होगा। तो ये
तीनों के तीनों जो है वो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में आते हैं और ऐतिहासिक स्थलों के तौर पर जाने जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक प्लेन में आता है? मतलब ये कि जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान में कौन सा क्षेत्र आता है, इन चारों में से वो बताना है। ग्वालियर आता है, इंदौर आता है, भोपाल आता है, जबलपुर आता है। याद रखिएगा ग्वालियर जो है वो उत्तर में है, जो मध्य भारत के पठार का हिस्सा है, और ये पूरा का पूरा इलाका जो होता है वो इंडो गंगेटिक प्लेन के अंतर्गत शामिल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? ग्वालियर अगर आप जाएंगे तो ग्वालियर का किला जो है, जिसको आप पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किला है जो सूर्यसेन के द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि ग्वालियर में ही आपको जय विलास पैलेस भी देखने को मिलेगा, जो सिंधिया राजघराने का वर्तमान में निवास स्थान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? जानापाव चोटी बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार या सतपुड़ा मेकल श्रेणी? याद रखिए जानापाव जो है ना, ये विंध्याचल का हिस्सा है और ये महू, इंदौर का जो महू है वहां पर आता है। इसे हम लोग जानापाव जो इसे हम लोग भगवान परशुराम की जन्मस्थली के नाम पर जानते हैं, और भगवान परशुराम की जन्मस्थली जो है उसके तौर पर प्रसिद्ध जानापाव जो है, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम भी होता है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे जानापाव से होता है, और ये जानापाव मालवा का पठार का जो इलाका है इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंदौर जो है वो मालवा के पठार का हिस्सा है। ये जो चंबल निकलने वाला, चंबल का जहां से उद्गम है, वो स्थान जानापाव भी हमारे यहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? ऑप्शन है नैनी को, मंगलनाथ उज्जैन को, या ग्वालियर को, या बैतूल को। याद रखिए अगर पौराणिक शास्त्रों की बात कर ली जाए तो प्रारंभ से ही धरती का केंद्र बिंदु जो है वो मंगलनाथ उज्जैन को माना गया है, जहां पर महाकाल का शिवलिंग जो है ज्योतिर्लिंग वो स्थित है। तो महाकाल जहां पर है वो उज्जैन जगह है, और ऐतिहासिक दृष्टि से शिवलिंग जहां स्थापित किया गया है वही जो है इस पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, मंगलनाथ उज्जैन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? इनमें से आपको वो छांटना है कि जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाते होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 चंबल, उत्तरी सीमा के लिए ताप्ती, दक्षिण सीमा के लिए मैकल, पूर्वी सीमा के लिए उपरोक्त सभी। याद रखें कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के उत्तर में है, तो उत्तरी सीमा चंबल के द्वारा तय होती है, और ये बहुत हद तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। बराबर। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में लगभग 965 किलोमीटर के आसपास बहती है, महू जानापाव से निकलती है, और बाद में रतलाम मंदसौर होते हुए ये नदी जो है वो भिंड मुरैना के रास्ते यूपी जाती है और यमुना में मिल जाती है। तो यमुना की दक्षिण से एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। ताप्ती नदी की बात करें तो सतपुड़ा के दक्षिण में जो नदी बहती है वो ताप्ती नदी है, जो बैतूल की मुल्ताई से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैकल पर्वत दोस्तों सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, और सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार होते ही ये छत्तीसगढ़ के साथ जो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण भी करता है। तो दक्षिण में ताप्ती है, और मैकल पूरब में है, और चंबल उत्तर में है। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा आपका सभी। ये सभी जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके मध्य प्रदेश की तीनों तरफ की सीमाओं का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है आपके डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी या अनूपपुर। याद रखिएगा बालाघाट जो है वो दक्षिण में महाराष्ट्र को छूता है और पूर्व में छत्तीसगढ़ को छूता है। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को बालाघाट की सीमा टच करती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, ये ऐसे अन्य जिले हैं जो दो राज्यों को छूते हैं। अगर हम झाबुआ की बात कर लें तो झाबुआ जो है वो एक तरफ छूता है दोस्तों राजस्थान को, और एक तरफ छूता है गुजरात को। अलीराजपुर जो है वो छूता है एक तरफ गुजरात को और एक तरफ छूता है महाराष्ट्र को। मुरैना जो है वो एक तरफ छूता है राजस्थान को और एक तरफ छूता है यूपी को।
शिवपुरी जो है एक तरफ छूता है राजस्थान को और एक तरफ छूता है यूपी को। सिंगरौली जो है दोस्तों एक तरफ छूता है यूपी को और एक तरफ छूता है छत्तीसगढ़ को। तो न केवल बालाघाट जो 2 राज्यों के साथ सीमा से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये अन्य जिले भी हैं जो मध्य प्रदेश के 2 राज्यों से जुड़े हुए। इनको लिख लेना ताकि एग्जाम में आप लोगों को यदि ये पूछ ले तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये कंबाइंड ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड में आया हुआ 2016 में एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दमोह का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों दमोह जो है वो नल और दमयंती की कहानियों को लेकर प्रसिद्ध रहा है और इसका नाम भी इसलिए दमोह पड़ा है। लेकिन अगर हम इसके नाम की बात करें तो प्राचीन काल में इसको नाम को लेकर देखिए 4 ऑप्शन है, दशार्ण, टुंडीकेर, वत्स या इनमें से कोई नहीं। दमोह जो है दोस्तों इसको टुंडीकेर आप कहते थे प्राचीन काल में। ये क्वेश्चन जो है वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में आ चुका है प्रीलिम्स में 2016 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी एग्जाम में इसको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में जब आते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व आसानी से कर रहे हो। ठीक है, टुंडीकेर कहते थे आप दमोह को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? ऑप्शन है मुरैना, भिंड, अलीराजपुर या श्योपुर। याद रखिए अलीराजपुर जो है ये इंदौर संभाग में आता है। अलीराजपुर इंदौर संभाग में आता है। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं और इन 8 जिलों में एक अलीराजपुर है। और जिलों की बात कर ले तो धार हुआ, झाबुआ हुआ, खंडवा हुआ, खरगोन हुआ, ऐसे करके कितने 8 जिले जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में आते हैं। तो यहाँ पर जो बोल सकते हैं चंबल संभाग है उसमें भिंड भी है, मुरैना भी है, श्योपुर भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? अलीराजपुर नहीं आएगा। सही उत्तर यही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन दिए नलपुर, दुर्गपुर, भोपालपुर या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए प्राचीन ग्रंथों में सीहोर का जो उल्लेख है वो इनमें से कोई नहीं। सीहोर को आप प्राचीन ग्रंथों में सिद्धपुर कहते थे, तो ये सिद्धपुर के नाम से फेमस था। और इसको सीहोर तो कहीं ना कहीं एक नाम आप बोलते हैं ना गलती से पड़ जाना, इस प्रकार से नाम पड़ा हुआ है। कैसे? इसकी स्थापना की थी अंग्रेजों ने और बाद में हम देखें आजादी के बाद तो ये एक मुख्यालय के तौर पर, केंद्र के तौर पर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है सीहोर। मध्य प्रदेश का पहले प्रशासनिक केंद्र क्या था? सीहोर था। तो यहाँ याद रखिए कि बाद में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया है और इसका नाम जो है वो शेर के कारण, क्लियर, शेर के कारण इसका नाम धीरे धीरे करके शियोर के रूप में तब्दील हुआ है। तो ये सीहोर जो है वो पहले मध्य प्रदेश का केंद्र हुआ करता था और ये जो है एक इंपॉर्टेंट शहर है, ध्यान रखना है, जिसको हम पहले सिद्धपुर के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है मिकार्ड श्रेणी, बैल चोटी, गुडविल चोटी या कास्केट चोटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2017 में आ चुका है, पटवारी में 2017 में पूछा जा चुका है, पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा जा चुका है, बीएड, एमएड, एमपीडी इन सभी में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। क्या विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल। दोस्तों विंध्याचल को आप 3 भागों में बांटते हैं, पश्चिम में विंध्य, आप पूर्व में जाते हैं तो आपको सबसे पूर्व में कैमूर मिलता है और मध्य के भाग को आप भांडेर कहते हैं। तो जो विंध्य वाला भाग है उसकी चोटी को गुडविल चोटी कहते हैं, जो लगभग 752 मीटर के आसपास ऊंची है और इसको आप सद्भावना चोटी के नाम पर भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, मध्य प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है? तो घाटी है, पहाड़ है, मैदान है या पठार है? दोस्तों मध्य प्रदेश एक पठारी प्रदेश है, सब याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है वो एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन में आया था 2016 में। अगला प्रश्न है, जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में जिला है। इनमें से जिला छांटना है जिसके नाम का मतलब मोर होता है। ऑप्शन दिए रतलाम, रीवा, किनारा या मुरैना। याद रखिएगा मुरैना जो है इसको पहले, याद रखिएगा, इसको पहले मयूरवन कहते थे। मयूरवन, महाभारत काल की अगर मैं बात करता हूं तो महाभारत काल में मुरैना को मयूरवन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस काल में यहाँ पर बहुत सारे मोर मिलते थे। अब बहुत सारे मोर मिलते थे, इसका नाम ही मयूरवन पड़ गया था और बाद में इसको आपने मुरैना कहना शुरू कर दिया। और मुरैना जो है ना दोस्तों, ये भारत के, मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर का जिला है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है तो आप लोग बताएंगे मुरैना स्थित है, जो कि मध्य भारत के पठार का इलाका है। जो मध्य भारत का पठार है
ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तर का भाग है और मध्य भारत का जो पठार है इसमें सबसे उत्तर में मुरैना स्थित है। और मुरैना जो है वो मृदा अपरदन की समस्या से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पीड़ित जिला भी माना जाता है। कैसे? मृदा अपरदन, चंबल नदी का जो मृदा अपरदन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वो आपको मुरैना में देखने को मिलता है। मुरैना वाला इलाका दोस्तों सरसों के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसको सरसों की डलिया भी आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए, चंबल नदी का यहाँ पर प्रभाव होता है, अपरदन की समस्या से बहुत ज्यादा ग्रसित भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं। याद रखिए, नर्मदा नदी का पूर्वी छोर ये मान लीजिए यहां अमरकंटक। अब ये अमरकंटक जो है यहां पर इधर से जो इलाका आता है इसको आप बोलते हैं मैकल श्रेणी, और विंध्याचल जो है उसका जो इलाका आता है दोस्तों ये विंध्याचल का इलाका है जिसको आपने बोला कैमूर। ठीक है, अब ये जहां मिल गए उस इलाके को आप क्या बोलते हैं? अमरकंटक कहते हैं। अमरकंटक के पश्चिम से ही आपको नर्मदा नदी का उद्गम देखने को मिलता है। यह जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है विंध्याचल की, और इसकी सबसे ऊंची चोटी हाइट जो है वो कुछ जगहों पर 166, कुछ जगहों पर 167 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। अगर एग्जाम में 1067 आ जाए तो 1067 ही आपको उत्तर में लगाना होगा कि 1067 मीटर के आसपास विंध्याचल की जो है ऊंचाई है, और सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, और इसको अमरकंटक का पठार भी कहते हैं, जिसका सर्वाधिक विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा अमरकंटक। ठीक है, चलिए अमरकंटक जो है वहां से उत्तर में हम देखें तो सोन नदी, दक्षिण में हम देखें तो जोहिला नदी, और पश्चिम में देखें तो नर्मदा का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, मैकाल पहाड़ियां विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको खालिस्तान कहा जाता है। याद रखिए, ऑप्शन है नदी घाटी, वाटरशेड, ग्लेशियर या जल स्रोत। इसको हम कहते हैं दोस्तों जल विभाजक या वाटरशेड। यहां से आप देखिए मैकाल पहाड़ी जो है यहां से आपको सोन नदी हुआ, नर्मदा नदी हुआ, जोहिला नदी हुआ, महानदी हुआ, ये सारी कई नदियों का उद्गम देखने को मिलता है, इसलिए आप इसको एक वाटरशेड के तौर पर जानते हैं। बराबर, चलिए तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको एएनएम प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2000 में देखने को मिला था। आगे देखिए, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार या विंध्याचल पर्वत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है ये मध्य भारत के पठार का हिस्सा है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सापेक्षता मध्य प्रदेश का नया जिला है? इन चारों में कौन सा जिला सबसे नया जिला है? प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है, पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा में आ चुका है। ध्यान रखिएगा ये परीक्षा 2017 में हुई थी। अब यहाँ एक चीज और देखिए कि उत्तर होगा आपका अनूपपुर। अनूपपुर जो है दोस्तों वो 15 अगस्त को 2003 में जो शहडोल है इससे अलग करके बनाया गया था, तो ये अनूपपुर था। इसके साथ साथ आपको बुरहानपुर देखने को मिलता है, इसके साथ साथ आपको अशोकनगर देखने को मिलता है। 3 नए जिले बनाए गए थे, उनमें से एक अनूपपुर था, तो अनूपपुर 2003 में बना है। बाकी ये जो जिले आपको देखने को मिल रहा है ये या तो मध्य प्रदेश के प्रारंभ से 1947-48 से आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कुछ जिले जो है वो 1998-99 में बनाए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इन चारों जिलों में बात करें तो अनूपपुर जो है सबसे नवीनतम जिला प्रतीत होता है, जो 2003 में अस्तित्व में आया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड, उज्जैन और सांची, ग्वालियर और मालवा, बुंदेलखंड और सांची। याद रखिए, चंदेरी जिसको हम उत्तर भारत से मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, जिसकी लड़ाई के लिए बाबर ने 1500 हम बात करें 28 के आसपास एक पर्वत को काट दिया था और मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में, और मालवा में वहां से मुगल की कहीं ना कहीं प्रवेश देखने को मिलता है। तो ये जो चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है, कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए फेमस है, जोगेश्वरी देवी के मेले के लिए फेमस है, ये चंदेरी जो है ये मालवा और बुंदेलखंड के बीच में सीमाओं को बांटता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान उत्तरदायी है? स्प्लेश, शीट या रील या गली। याद रखिएगा, गली अपर्दन को आप नली का याद रखिएगा, अवनाली का अपर्दन भी कहते हैं। तो ये अवनाली का अपर्दन का उदाहरण है, जिसमें चंबल नदी अपनी इस प्रकार से विसर्ग प्रकार बहते हुए मिट्टी को बहाकर ले जाती है, और इसमें कहीं ना कहीं अवनाली का नालियों की जैसी आकृति आपको देखने को मिलती है। एमपीपीएससी प्री 2009 में आया वो प्रश्न है।
अगला प्रश्न 21, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। सीधी मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व में है, झाबुआ सबसे पश्चिम में। अब एक तरफ पूरब का हिस्सा, एक तरफ पश्चिम का हिस्सा, बताना है कि यहां पर और यहां पर सूर्य उदय में क्या अंतर होता है। ऑप्शन देखते हैं। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा। जो पूरब में है, सबको पता है कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो सीधी अगर पूर्व में है तो पहले सीधी में ही सूर्योदय होगा। इसका मतलब अब ये पता करना है कि कितने घंटे पहले होगा, तो याद रखिएगा आधे घंटे पहले सीधी में सूर्योदय हो जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी बिंदु में, जहां लगभग 870 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है। ये डिस्टेंस जो होता है दोस्तों, ये अगर हम देशांतर के आधार पर देखें तो प्रति देशांतर 111 किलोमीटर की दूरी आपको देखने को मिलती है। तो लगभग हम देखें तो 7 देशांतर 8 देशांतर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर 7 देशांतर भी यहाँ देखने को मिल रहा है तो याद रखिएगा कि एक देशांतर कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर 7 या 8 देशांतर भी हम मान लें इसके बीच में, तो इसको इंटू करेंगे तो लगभग 32 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ईस्टर्न साइड पे अगर सूर्य 7 बजे उग रहा है तो वेस्टर्न साइड पे सूर्य आधे घंटे बाद 7:30 बजे उगेगा। इसलिए आपको, अगर आप झाबुआ में जाते हैं तो सूर्य उदय देर से देखने को मिलता है, और अगर आप सीधी में जाते हैं तो सूर्य उदय आपको जल्दी देखने को मिलता है। अगर भारत के संदर्भ में बात कर लिया जाए कि भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में और भारत के सबसे पश्चिम गुजरात में सूर्योदय में कितना अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। क्लियर? अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्य निकलेगा तो गुजरात में वो सूर्योदय जो है आपको वो 8 बजे देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में आया हुआ था और डेयरी फेडरेशन में 2016 में आया हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, लम्हेरा हिल्स कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन है पचमढ़ी में, जबलपुर में, रायसेन में या विदिशा में। याद रखिएगा लम्हेरा हिल्स जबलपुर में है, पचमढ़ी जो है दोस्तों होशंगाबाद में है ये, और रायसेन में आपको देखने को मिल जाएगा भीमबेटका का इलाका, और विदिशा में आपको उदयगिरी की गुफाओं वाला इलाका देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं? आदि महाकल्प में, धारवाड़ में, पुराना में या फिर गोंडवाना में। धारवाड़ का मतलब ही होता है धातु। जो धारवाड़ है वो सबसे पहले कर्नाटक का जो धारवाड़ है, यहाँ पर कुछ खनिज वाली चट्टानें खोजी गई थी, इसलिए इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टान पड़ गया है। तो धारवाड़ चट्टान को आप धा से धातु कहते हैं, और बहुत अधिकतर लेवल पर धातु जो है, खनिज जो है इंपॉर्टेंट, वो आपको धारवाड़ क्रम की प्राचीन चट्टानों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? नर्मदा चंबल, नर्मदा शिप्रा, नर्मदा या नर्मदा यमुना। दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा और यमुना के बीच में जल विभाजक के तौर पर मालवा जो है वो काम करता है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थर का उपयोग होता है? ऑप्शन है धारवाड़, पुराना समूह, गोंडवाना या दक्कन। याद रखिए पुरानी चट्टानें जो होती है, पुराने समूह की चट्टानें जो होती हैं, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं विंध्यन समूह की चट्टानों को ले सकते हैं, है ना। ये सब चट्टानें जो हैं ये पुरानी इमारतों को बनाने में यूज होती है। और इनमें एक और चीज याद रखिएगा कि बेसिकली हम देखें तो अवसादी चट्टान जो होती हैं इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे हम बोले लाल बलुआ पत्थर, कि लाल बलुआ पत्थर जो है वो आपको भारत में, आप अगर लाल किले में जाएंगे, मस्जिदों में जाएंगे तो प्राचीन इमारतों में लाल बलुआ पत्थर आपको देखने को मिलेगा, जो एक अवसादी चट्टानें हैं। पुराना समूह की चट्टानें जो है इंपॉर्टेंट तौर पर अगर हम देखें तो उनसे हमारे देश में इमारतें बनाने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? ऑप्शन है धारवाड़, आदि महाकल्प, गोंडवाना या दक्कन ट्रेप। याद रखिएगा आदि महाकल्प की चट्टान इसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, गंगा और महानदी के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करता है? सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल का पठार, बघेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का पठार। याद रखिए महानदी और गंगा के बीच में जो पूरा जोन आता है वो पूरा बघेलखंड का जोन आता है, तो बघेलखंड का जो पठार है वो दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? कनाडा का, ब्रिटेन का, फ्रांस का या संयुक्त जर्मनी का। जर्मनी का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से कम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? अगर हम देखें देशांतर के आधार पर तो मध्य प्रदेश का पूर्वी विस्तार जो वो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सौसर, सकोली व चिल्पी श्रेणियां
किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? इसका डायरेक्ट उत्तर याद कर लीजिएगा, धारवाड़ के क्रम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? बुंदेलखंड का पठार, पूर्व का पठार, विंध्याचल का पठार या मालवा का पठार? दोस्तों दक्कन ट्रैप जो है, दक्कन ट्रैप जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ज्वालामुखी लावा से बनी संरचना है। ठीक है, और लावा से बनी अगर संरचना है दोस्तों तो ये आपको दक्षिणी, याद रखिएगा, ये आपको दक्षिणी भारत का इलाका देखने को मिलेगा जिसको हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। और इस पे आपको पूरे में काली मिट्टी देखने को मिलती है और इसी का हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है जहां पर आपको काली मिट्टी विस्तृत देखने को मिलेगी। मालवा का जो पठार है जहां पर हम रहते हैं दोस्तों, ये पठार जो है ये भी ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ है, जो कि प्राचीन काल में जब धरती का निर्माण प्रक्रिया चल रही थी उस समय ही मध्य प्रदेश के भाग पर आ गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद मिलता है? कगार भूमि में, बुंदेलखंड का पठार में, मालवा के पठार में या मध्य भारत के पठार में? कगार भूमि में आपको जबेरा का गुंबद देखने को मिलेगा। जबेरा का जो गुंबद है वो कगार भूमि का मतलब है दोस्तों विंध्य, जो विंध्यन श्रेणी में आप जाएंगे तो विंध्यन श्रेणी में आप जाएंगे तो इसका जो कगारी प्रदेश होता है भांडेर की तरफ, उस कगारी प्रदेश में लगभग 12 से 15 किलोमीटर के दूरी में ये फैला हुआ पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये विंध्यन श्रेणी का कगारी प्रदेश इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, पन्ना की प्रसिद्धि हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? दोस्तों तो सीधे उत्तर याद रखिएगा, बिजावर सीरीज के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई थी? देखो मध्य प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1956 को बना। इस समय 43 जिले थे, लेकिन 1999 तक जाएंगे जिलों की संख्या 61 हो गई थी और ये 61 जिले थे वो लगभग 31 अक्टूबर सन 2000 तक बने रहे। 1 नवंबर सन 2000 को जब जाते हैं तो जिलों की संख्या वापस कितनी हो जाती है? 45, क्योंकि इस समय 26वां राज्य बन जाता है और 26वां राज्य था वो सीजी था जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के 16 जिले चले गए थे और लगभग 3 संभाग चले गए थे और जैसे ही ये 16 जिले चले गए थे तो 61 में से 16 गए थे तो 45 बच गए थे और संभाग 12 थे तो 9 संभाग हमें देखने को मिले जब 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर 16 जिले का पूरा भाग जाएगा मध्य प्रदेश का पूरब का तो मध्य प्रदेश की जो विस्तार है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नवंबर सन 2000 को जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो उसके पहले मतलब 31 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश का विस्तार कितना था? कौन सा विस्तार दोस्तों? पूरब से पश्चिम का। तो पूरब से पश्चिम का विस्तार उस समय जो आपको देखने को मिलता है वो लगभग 1127 किलोमीटर देखने को मिलता है। याद रखिएगा, अविभाजित मध्य प्रदेश का 1127 किलोमीटर पूरब से पश्चिम विस्तार हुआ करता था। विभाजन के बाद 870 किलोमीटर रह गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 870 किलोमीटर है, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2000 तक जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब तक जो है वो 1127 किलोमीटर था। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? जैसे कि पूरब से पश्चिम हमने देखा है वैसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई में भी अंतर आया है। अभी अगर हम बात करें दोस्तों तो उस समय लगभग 996 किलोमीटर के आसपास उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की सीमा दिखाई पड़ती थी। कितना? 996। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये घटकर 605 के आसपास आ गया है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में उत्तर से दक्षिण 605 है, पहले 996 किलोमीटर के आसपास आता था। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुनना है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार मापा जाता है तो वो 1746 से 2630 मिलता था, 7499 से 8451 मिलता था। मतलब ए और बी दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। वर्तमान में ये जो है 21 है 2630 है, मतलब 2630 तो ठीक है पूरब में, पश्चिम में ये 1746 जो है ये नहीं था दोस्तों, ये 21/6 आता था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि क्या कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, 38 मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपाइयों की संख्या ज्यादा है? चौपाइयों का मतलब 4 पैर वाले जानवर जो होते हैं वो ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? मालवा में, रीवा में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में? याद रखिए, 4 पैर वाले जो जानवर होंगे बेसिकली शाकाहारी की हम बात करें, खाने के लिए घास चाहिए
और इस प्रकार की भूमि बघेलखंड में विकसित हुई है। बघेलखंड का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। बारिश यहाँ बहुत ज्यादा होती है, उबड़ खाबड़ प्रदेश है, इस वजह से घास भूमि का विस्तार अच्छा हुआ। और चूंकि घास भूमि का विस्तार अच्छा हुआ है इसलिए यहाँ पर चौपाई जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायगढ़, विदिशा, मंडला, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ या शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। दोस्तों कर्क रेखा जो है उस पर आने वाले उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर का जो मंदिर है वहां से ठीक ऊपर से आपको कर्क रेखा जाती हुई दिखाई पड़ेगी और ये पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य है, किस प्रकार का राज्य है मध्य प्रदेश? समुद्री सीमा से घिरा हुआ? बिल्कुल नहीं है। पूर्णतः भू अवस्थित राज्य है, अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य, उपयुक्त सभी। जब ये वाला नहीं है तो ये भी नहीं होगा और अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूता ही नहीं है तो ये भी नहीं है। तो मध्य प्रदेश जो है वो पूर्णतः भू अवस्थित राज्य है जो ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता है और ना ही किसी भी समुद्री सीमा को छूता है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को यहाँ मिलती है। क्लियर दोस्तों? तो ये आज के इस लेक्चर के क्वेश्चंस थे। अगले लेक्चर में फिर मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर आधारित नए टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।